नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ ऑन द फ्लाई टेस्ट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, अर्थात दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में। जैसा कि अभी पूर्व के लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा कि नवपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आप लोगों ने नॉर्दर्न विंध्यास में नवपाषाणकालीन संस्कृति को देखा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नवपाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल था जहां पर विभिन्न क्षेत्रीय जो इलाके थे वहां पर कुछ न कुछ विषमताएं, कुछ न कुछ विशिष्ट लक्षण उस संस्कृति में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में जो प्राप्त हो रही है नवपाषाणकालीन संस्कृति, उसमें भी हमें कुछ न कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम लोग इसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में इस नवपाषाणकालीन संस्कृति को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो इसको बाकी जगह की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों से थोड़ा सा अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस प्रेजेंटेशन की पहली पिक्चर पे ही जाते हैं। ये एक पिक्चर है एशमाउंड, हल्लूर नामक एक पुरास्थल है, वहां के एशमाउंड के बारे में है। और दक्षिण भारत की जो नवपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं उसमें ऐश माउंट अर्थात राख के टीले सबसे महत्वपूर्ण तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि एक बड़ा ही विशिष्ट लक्षण है दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के संदर्भ में। इसके बाद इसके अगर हम मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है और भारत में जो न्यूलिथिक साइट्स हैं उसको उसमें अंकित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर का इलाका बुर्जहोम, श्रीनगर और गुफकराल वाला, जिसको हम नॉर्थ पार्ट कहते हैं न्यूलिथिक कल्चर का। ये साउथ वेस्ट का इलाका जहाँ किले गुल मोहम्मद, क्वेटा, मेहरगढ़ है। इसके बाद ये कराची पाकिस्तान वाला इलाका है ये सब। इसके बाद ये आपका चिरान मध्य गंगा घाटी का पटना का इलाका। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले पुरास्थल है जहाँ पे सरतरू है, दोजली हेडिंग है, मरकडोला है। इसके बाद ये वाला इलाका जो है वो सेंट्रल जो आपका ईस्टर्न इलाका है वो ये है। इसके बाद ये वाला इलाका आपका साउथ इंडिया का, और यहाँ पर आपका नॉर्दर्न विंध्यास का इलाका आ जाता है। तो यहाँ पर ये साउथ इंडिया का इलाका है। आप एरो के थ्रू देख सकते हैं जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और साउथ इंडिया को बेसिकली पेनिसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है, हिंदी में हम उसे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं। और ये ऋतु अपचयन के फलस्वरूप पठार अर्थात एक ऐसा इलाका, ऐसा पहाड़ी इलाका, ऐसी हिल जिसका टॉप गायब हो चुका हो ऋतु अपचयन के या वेदरिंग के थ्रू, वो ऊपर का टॉप गायब हो जाता है। तो एक ऐसा इलाका डेवलप हो जाता है, ठीक है, कम ऊंचाई वाला। तो ऐसे पठारी इलाकों में जो है हमें यहाँ पर पुरास्थल दिखाई पड़ते हैं, नदियों के किनारे और पहाड़ों के टॉप पर, पठारों पर। तो ये साइट्स हैं। अभी हम लोग सारे साइट्स पर चर्चा करेंगे और कौन कौन सा इलाके हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पर हमें दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले दक्षिण भारत में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है इस मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियों के संदर्भ में, तो ये जो मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, ये इसकी खोजने का जो श्रेय है ये एम.एच. कृष्णा नामक एक पुरातत्वविद को जाता है। एम.एच. कृष्णा थे जिन्होंने 1842 ईसा पूर्व में सबसे पहले लिंग सिंगूर नामक एक जगह है कर्नाटक में, जो कि मैसूर रियासत में है, वहां से उनको एक नवपाषाणिक कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो नवपाषाणिक कुल्हाड़ी है ये एक विशिष्ट प्रकार की कुल्हाड़ी है जो कि नवपाषाण काल में मिलती है, जिससे की वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पुरास्थल को एज अ न्यूलिथिक कल्चर, ठीक है, न्यूलिथिक कल्चर साइट। तो यहाँ पर 1842 में एम.एच. कृष्णा ने मैसूर रियासत में लिंगसिंगूर में उस कुल्हाड़ी को खोजा था और वहां से फिर ये खोजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद में मार्टिमर व्हीलर ने जो है 1947 में 1947 में ब्रह्मगिरी नामक एक पुरास्थल का उत्खनन किया था, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है दक्षिण भारत के संदर्भ में।
अब ये जो दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, ये मुख्यतः हमें दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स हैं। यहां से हमें दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की जानकारी होती है। द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया आर फाउंड मेनली इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो 4 स्टेट्स को ये कवर करता है। More than 200 Neolithic sites have been identified as part of Neolithic complex of South India। अर्थात दक्षिण भारत में लगभग 200 पुरास्थलों के आसपास हमें नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये जो साइट्स हैं ये मुख्यतः ग्रेनाइट पत्थरों के पास में हैं, पहाड़ के टॉप वाले इलाके में हैं, और वाटर रिसोर्सेज, जो पानी के संसाधन है, पानी का जो इलाका है वहां पे ये हमें सोर्स हैं, स्रोत है, वहां से ये हमें पुरास्थल प्राप्त हो रहे हैं नवपाषाणकालीन। और मुख्यतः कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नूरू है, तुंगभद्रा है, कावेरी है। इन नदियों के किनारे वाले इलाकों में ये नवपाषाणकालीन पुरास्थल हमें दक्षिण भारत में प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो नियोलिथिक लोग थे दक्षिण भारत में, उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यवसाय भी एग्रो पेस्टोरल था, एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी थी। अर्थात ये कृषक और पशुपालक संप्रदाय के लोग थे। कृषक कृषि का कार्य कर रहे थे और पशुपालन का कार्य कर रहे थे, जो कि उनकी जीविका का प्रमुख साधन था। इसके अलावा ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं, हम इसको स्टेट वाइज देखेंगे। पहले कर्नाटका में देखें, कर्नाटका में ब्रह्मगिरी नामक पुरास्थल है। जैसे कि मैंने बताया कि 1947 में वहां पर मार्टिमर विलन ने उत्खनन करवाया था, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा संगन कल्लू है, पीकली हल है, मासकी है, टेक्कल कोटा है, हल्लूर है, टी नरसीपुर है, कुपगल है, हेमेगे, टेडल, कोटकल, वटकल, गुदियाल, लिंग सिंगूर, ये कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं जो कि कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक प्रदेश में हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, अगर आंध्र प्रदेश में हम देखें कौन कौन से प्रमुख पुरास्थल हैं, तो नागार्जुनिकोंडा, रामापुरम, वीरापुरम, पल्लवे एंड संगनपल्ली, ये कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं जो कि हमें वहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना में उतनूर, कदम्बापुर, कोलाकोंडा, पोलाकोंडा, ये कुछ प्रमुख पुरास्थल है जो कि हमें तेलंगाना से प्राप्त है। उसके बाद तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से पयमपल्ली, चिंगलपट, पुष्पतरु, अदनूर, अलमपट्टी, बेगनपल्ली, ये कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं जो कि हमें तमिलनाडु से प्राप्त हो रहे हैं। केरल से हमें, दक्षिण भारत में केरल से हमें किसी प्रकार के नवपाषाणिक पुरास्थल की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइट हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में। अब ये जो नवपाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी हमें दक्षिण भारत से मिल रही, तो इसको कई फेजेस में, मुख्यतः 3 फेजेस में बांटा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि नवपाषाणकालीन संस्कृति के यहाँ 3 चरण हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चरणों में क्या क्या चीजें मिल रही हैं और कौन कौन पुरास्थलों से उन चरणों की जानकारी मिलती है, तो ये हम बात करेंगे। यहाँ चरण से तात्पर्य विकास की चरण से है। ठीक है, एक अर्ली फेज है, उसके बाद फेज 2 है, फिर फेज 3 है, ये अर्ली न्यूलिथिक, फिर उसके बाद एडवांस का जो न्यूलिथिक पीरियड है, और फिर बाद में लास्ट न्यूलिथिक का जो लेट फेज है उसकी जानकारी हमें देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 फेजेस हैं। पहले फेज की हम बात करें तो उतनूर फर्स्ट, मास्की फर्स्ट, ब्रह्मगिरी फर्स्ट और पीकली हल से हमें अर्ली न्यूलिथिक पीरियड की जानकारी मिलती है। अब ये कल्चरल रिमेन्स क्या मिल रहे हैं फेज नंबर 1 से, तो हम देखते हैं कि न्यूलिथिक सेल्स से तात्पर्य है कि नवपाषाणिक कुल्हाड़ियां। ठीक है, और यहाँ पर जो नवपाषाणिक कुल्हाड़ी है ये त्रिभुजाकार कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हो रही है, त्रिभुज के आकार की, त्रिभुज के आकार की एक कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हो रही है, जिसको न्यूलिथिक सेल्ट कहा जाता है। तो वो हमें मिल रही है, और ये ट्रैप और बेसाल्ट नामक पत्थर पर बनी हुई दिखाई पड़ती है। इसके अलावा ब्लेड, माइक्रोलिथ यहाँ से भी मिल रहे हैं, चर्च, चलसिडनी, कार्लेनिया, नगेट, जैस्पर जैसे पत्थरों से बने हुए छोटे छोटे जो लघु पाषाण उपकरण है, माइक्रोलिथ है, वो यहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा हैंडमेड पॉटरीज यहाँ से मिल रही हैं ब्लैक एंड ग्रे कलर में।
और हम्प्ड एनिमल टेराकोटास, टेराकोटास मिल रहे हैं, ठीक है, मृण मूर्तियां मिल रही हैं। हम्प्ड मतलब कुबड़ वाले जो जानवर हैं उनके ऐसे टेराकोटास यहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बैल है, भैंसा है, उसका। इसके अलावा डोमेस्टिकेटेड एनिमल बोन्स, जो जानवर जिनको कि उन्होंने घरेलू बना लिया था, अपने साथ रखने लगे थे, उनकी हड्डियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एश माउंड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपने पहले पिक्चर्स में देखा था, पहली पिक्चर जो थी हमारी कवर पेज, उसमें आपने देखा कि एश माउंड था। एश माउंड का मतलब है राख के टीले, और इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि जानवर को जो ये रखते थे, जो जानवर ये पाल रहे थे, उन जानवरों का जो गोबर था उसको जला दिया जाता था उस इलाके में, जिसकी वजह से ऐसे राख के टीले हमें इन नवपाषाणिक पुरास्थलों से दिखाई पड़ते हैं। और इस फेज 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें किसी प्रकार के झोपड़ी के साक्ष्य नहीं मिलते। ऐसा अनुमान है कि हो सकता है वो खुले स्थानों पर रह रहे हों, या पहाड़ के तलहटी या ऊपर कहीं पर छुप करके रह रहे हों। ऐसी कोई झोपड़ी बनाने के साक्ष्य इस फेज नंबर 1 से हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसके बाद फेज नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पिकली हल है, जहां से लेट न्यूलिथिक के सीक्वेंस दिख रहा है। ब्रह्मगिरी का बी पार्ट है, संगन कल्लू का फर्स्ट है, टेकलकोटा का फर्स्ट है, हल्लूर का सेकंड वाला है। ये फर्स्ट और सेकंड से तात्पर्य उसके उसी स्थान पर जो पहले और दूसरे बार उत्खनन हुआ है, तो उसको हम फर्स्ट एंड सेकंड से डिनोट करते हैं। तो अब कल्चर रिमेन्स के तौर पर देखें तो यहां से भी नवलिथिक कुल्हाड़ी मिल रही है, और पहले वाले फेज से ज्यादा मिल रही है, मोर देन फर्स्ट फेज। अर्थात जो पहला फेज था उसमें जो कुल्हाड़ियां मिल रही थी संख्या में, यहाँ पे संख्या ज्यादा दिखाई पड़ती है। उसके अलावा ब्लेड माइक्रोलिथ जो है वो भी यहाँ पर पहले फेज से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ग्रे ब्लैक कलर की जो पॉटरी है वो कम मात्रा में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ सेकंड फेज में पॉटरी थोड़ा सा कम हो गई, हैंडमेड पॉटरीज है लेकिन संख्या थोड़ा सा कम हो गई। लेकिन इस फेज से हमको हट्स मिलने लगती है, हट्स विद डेकोरेटेड फ्लोर्स, अर्थात फर्श का निर्माण किए हुए ऐसी झोपड़ियां हमें यहाँ से प्राप्त होने लगती हैं। अर्थात मानव यहाँ पर झोपड़ियों का निर्माण करने लगता है अपने रहन सहन के लिए इस फेज में। अर्थात अब ये परिवर्तन हो गया, नीचे वाले फेज से जब ऊपर पहुंचे तो ये एक चेंज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद तीसरा जो फेज है वो बेसिकली एक कॉमन फिनोमिना था। लगभग साउथ इंडिया के जो ज्यादातर नवपाषाणिक पुरास्थल है, न्यूलिथिक काल के जो पुरास्थल है, वहां पर ये फेज के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि नवपाषाणिक कुल्हाड़ी एक कॉमन हो जाता है, लगभग सभी पुरास्थलों में उसकी जानकारी होने लगती है, मिलने लगता है। ब्लेड और माइक्रोलिथ हमें मिल रहे होते हैं, और व्हील मेड पॉटरीज मिलने लगती है। व्हील मेड मतलब पहिए का जानकारी हो जाती है, और पहिए का प्रयोग बर्तनों को बनाने में किया जाने लगता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पहियों के प्रयोग ने जो है मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में तेजी लाई थी। तो ऐसे पहियों के प्रयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे, जिसमें बफ पेयर, नारंगी कलर का एक जो है मिट्टी के बर्तन बनाया जा रहा था। प्लेन और बर्निश, अर्थात प्लेन भी थे और बर्निश मतलब चमकाए या जलाए हुए भी कलर के मिल रहे हैं। इसके अलावा हट्स विद डेकोरेटेड फ्लोर्स, अर्थात हट्स वगैरह यहाँ से भी मिल रही हैं जिसकी फर्श वगैरह बनाई जाती थी। अब हम इन टोटलिटी में साउथ इंडिया में जो टूल टाइपोलॉजी है, उनको रॉ मटेरियल जो है, जो लगभग नवपाषाणकालीन पुरास्थलों से हमें मिल रहा है, तो वो हम देखने की कोशिश करें। तो टूल टाइपोलॉजी रॉ मटेरियल के तौर पे यहाँ पे सेरेटेड ब्लेड्स मिल रहे हैं, ब्लंटेड ब्लेड्स हैं हमारे, लूनेट है, ट्रेपीज है, बोरर है। ये उपकरणों के प्रकार हैं जो हमें यहाँ से मिल रहे हैं न्यूलिथिक कुल्हाड़ी के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद इनको जो बनाया गया है वो चैल्सिडनी, जेस्पर, अगेट, कार्लेनियन से इनको बनाया गया है। इसके अलावा बोन टूल्स भी हमको मिलते हैं, बीड्स जो मनके हैं वो भी मिल रहे हैं, हैंडमेड हाथ से बनाए गए टेराकोटास भी हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो पल्सेस हमें वहां से मिल रही हैं, लिगुमेस मिल रहे हैं, राइस वहां से मिल रहे हैं, बार्ले मिल रहे हैं। इनको वहां पर उत्पादित किया जा रहा था, उत्पादन हो रहा था इन फसलों का वहां पर। इसके अलावा जो कुछ मवेशी हैं उनको पाला जा रहा था, जैसे कि बफेलो, शीप, गोट, पिग, डॉग इत्यादि को पाल रहे थे, वहां पर उनका पालन हो रहा था। इसके अलावा बरियल सिस्टम की हम बात करें तो इनहुमेटेशन, प्रैक्शियल बरियल और उन बरियल, अर्थात ये 3 प्रकार के जो समाधान की प्रक्रिया है, जिसको हम विस्तीर्ण, आकुंचन और कलश समाधान कहते हैं, वो 3 प्रकार की समाधान की प्रक्रिया, अर्थात मानव को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी। अपने लोगों को दफना करके उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, और साथ ही साथ कुछ
अंत्येष्टि सामग्रियां भी रखी जा रही थी उन शवों के साथ में। तो बरियल रिमेन्स के तौर पे न्यूलिथिक कुल्हाड़ियां, मिट्टी के बर्तन और माइक्रोलिथ्स उनमें रखे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें, तिथि क्रम की बात करें, तो पहला जो फेज है वो 2500 से 2000 BCE पहले फेज की डेट मानी जा सकती है। सेकेंड जो फेज है उसकी डेट है 2000 से 1800 या 1400 BCE के पास, और फेज नंबर 3 की जो डेट्स है वो 1400 से 1000 BCE के पास मानी जाती है। ठीक है, ये इनका तिथि क्रम है दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का। ये वो हम बुल की इमेज है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये ऐश माउंड है, जो ऐश माउंड हमारे जो कवर पेज में है वैसा ही ऐश माउंड की एक पिक्चर यहाँ पर भी है। ये राख के टीले हैं, और ये राख के टीले जो है दक्षिण भारत में प्रमुख तौर पे दिखाई पड़ते हैं, और दक्षिण भारत की प्रमुख विशेषताओं में से एक इनको जाना जाता है। इसके अलावा कैटल पेन्स जो हैं, पशुबाड़े के साक्ष्य भी दक्षिण भारत से हमें कई जगह कई स्थानों से प्राप्त होते हैं, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है दक्षिण भारत के संदर्भ में। तो ये रहा हमारा आज का प्रेजेंटेशन, आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति के संदर्भ में बात की। आप लोगों के जहन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है इसको और भी लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और कोई अगर आपको प्रश्न या कुछ भी हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिलेंगे। उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और अपने सहयोग और कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहे ताकि हम बेहतर जानकारी आपको लेकर के आ पाए। धन्यवाद।